हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू CCI क्लासेस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं नीट का 2024 का क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का। आपको पता है केमिस्ट्री का पेपर क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। हमने जो क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किया है उसका कोड है Q3। जो Q3 कोड का नीट का क्वेश्चन पेपर था वो हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 51। यहाँ पे हमें दिया है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मॉलिक्यूल्स दिया है ए, ईथेन, ईथीन, कार्बन मॉलिक्यूल एंड इथाइन। इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें? नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन टू कार्बन एटम्स। दो कार्बन एटम के बीच में हमें बॉन्ड निकालने हैं। तो हमें पता है कौन से भी दो एलिमेंट में, कौन से भी दो एटम में अगर फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होता है? फर्स्ट होता है ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो ऑलवेज होता है पाई बॉन्ड। हम स्ट्रक्चर निकालते हैं सभी मॉलिक्यूल्स का। मेरे पास ईथेन है तो इसका होगा CH3। तो इसमें बस सिंगल बॉन्ड है। तो ईथेन में कार्बन कार्बन में क्या होगा? 1 सिग्मा बॉन्ड। इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए का क्या आएगा? ऑप्शन 3। देन ईथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ईथीन का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमें पता है ईथीन अल्कीन फंक्शनल ग्रुप का मॉलिक्यूल है। ईथीन में होता है एक सिंगल बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें कहाँ पे दिख रहा है? 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। इसका क्या आ जाएगा? 4। देन कार्बन मॉलिक्यूल हमने कहाँ पे पढ़ा है? MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो हमें पता है कार्बन मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2। और जो बचा है इथाइन, उसका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? फर्स्ट। यहाँ पे हमें कहाँ पे दिख रहा है? 1 का थर्ड इन दोनों ऑप्शन में है, तो ये दोनों कट हो गए। 3 और 4 में है। नेक्स्ट देन 1 का थर्ड, बी का फोर्थ यहाँ दोनों में है। देन सी का सेकेंड किस में है? ऑप्शन 3 में। हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन 3। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू ऑफ 3 गैसेस। 3 गैसेस दिया है हमें A, B, C इन वाटर R। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी है 145, 2 × 10⁻⁵ एंड 35 किलोबार रिस्पेक्टिवली। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैसेस इन वाटर फॉलो द ऑर्डर। हमें क्या निकालना है? सॉल्युबिलिटी। हमें पता है सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इफ वी अप्लाई हियर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, देन दिस इक्वेशन विल बी सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू P। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो क्या आ जाएगा? S/P इज इक्वल टू KH। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें दिया है प्रेशर। प्रेशर और हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या है? एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है वो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होगा? हमारा कम होगा। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। यहाँ पे 145 दिया है, यहाँ पे 35 किलोबार, ये तो निगेटिव है। तो यहाँ पे 145 ज्यादा है तो उसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होगा? सबसे कम। सबसे कम मतलब ए का सबसे कम आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में भी बहुत आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, स्टेटमेंट 1 दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। कौन सा ग्रुप दिया है हमें? ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो उसके हाइड्राइड्स दिए हैं। फॉलो द ऑर्डर। उनके हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट दिया है H2O, H2T, H2SE, H2S। तो ये हमें पता है, ये ट्रू है। इसका रीज़न क्या है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। उसका रीज़न है कि H2O में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मतलब जो फॉर्मेशन है वो कम होता जाता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट किससे बढ़ता है हमारा? अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है? इंक्रीज होता है। हमें पता है टेल्यूरियम जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है ग्रुप 16 में। H2O, H2T, देन H2SE एंड H2S। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है?
ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर्स, ये तो करेक्ट है। देन बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो उन्होंने स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन ही दिया है, सो स्टेटमेंट 2 भी क्या आ जाएगा हमारा ट्रू। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा 54 नंबर क्वेश्चन। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, सो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे वर्ड इंट्रा, इंट्रा और इंटर में फर्क है। इंट्रा मतलब विद इन दी मॉलिक्यूल, क्या होता है, विद इन दी मॉलिक्यूल, और इंटर मतलब क्या होता है, इंटर मतलब होता है बिटवीन दी मॉलिक्यूल। सो हमें दिया है यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को हाइड्रोजन अटैच है तो वहाँ पे पोलराइजेशन जनरेट होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो कौन सा है, पैरानाइट्रो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सो इसमें क्या है कि NO2 है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा O और ये H। सो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, डिस्टेंस कम होता है, सो उस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम और एक्सप्लोर करते हैं ऑप्शंस। सो ऑप्शन ए तो हमारे पास है, बचा बी में क्या है, जो ऑर्थो पोजीशन पे OH था वही कहाँ पे गया है, पैरा पोजीशन पे गया है। तो पैरा पोजीशन पे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन कट हो गया। देन अगेन थर्ड में मेटा पोजीशन है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। देन लास्ट ऑप्शन है HF, तो वहाँ पे होता है इंटरमोलिकुलर, सो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सो हमारा करेक्ट कौन सा आ गया, ऑप्शन फर्स्ट। सो लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें दिया है अगेन स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला वो भी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर था, सेकेंड भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। तो आपको समझना चाहिए कि जो नीट में स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं वो किस लेवल के आते हैं और किस टाइप के आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स। सो यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल दिया है पेंटेन और उसके 3 आइसोमर्स दिए हैं, कौन से दिए हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा इसका, अगर नहीं पता है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है हमें, एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है, एन मतलब वो बस विदाउट ब्रांचिंग है और कंटिन्यूस कार्बन चेन है। तो कार्बन चेन कितने कार्बन की है हमारे पास, यहाँ पे कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, करेक्ट। सो 5 कार्बन की कार्बन चेन है। सो रेड पेन से नहीं दिख रहा है शायद, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सो 5 कार्बन की चेन है हमारे पास, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया एन पेंटेन। देन अगेन आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्या होता है, सो 4 कार्बन होगा और यहाँ पे आइसोपेंटेन होगा। और अगेन देन नियोपेंटेन है हमारे पास। सो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। सो ये हो गया नियोपेंटेन। तो हमें एक चीज़ पता है अल्केन्स के बारे में, एज अ नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस। ब्रांचिंग का मतलब क्या है कि स्ट्रेट चेन में अगर कोई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है तो उसको हम कहते हैं ब्रांचिंग। यहाँ पे है ये ब्रांचिंग, यहाँ पे 2 मिथाइल ब्रांचिंग है। तो अल्केन्स में क्या होता है, एज नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस सो देयर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। सो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सो स्टेटमेंट क्या दिया है हमारा, इट विल फॉलो दिस ऑर्डर। सो ये करेक्ट है, हमें पता है नियोपेंटेन में 2 ब्रांचिंग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। सो सबसे ज़्यादा किसका होगा, एन पेंटेन जो विदाउट ब्रांचिंग है। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। सेकेंड, जो स्टेटमेंट सेकेंड है वही हमारा एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे देखो आप कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ स्पेयर। ये है मॉलिक्यूल शेप, स्पेयर का मतलब स्पेयर का शेप अटेंड करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि उसका जो एरिया हो जाए वो कम हो जाए, उस वजह से वो शेप ऑफ स्पेयर अटेंड करता है। दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन स्पेरिकल मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जो मैंने बताया कि स्टेरिक हिंड्रेंस बनता है, मतलब वो बढ़ जाता है। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, तो उस वजह से ये स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, जो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सो क्या हो गया हमारा, बोथ
स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो दिस वाज 55 क्वेश्चन। अब आते हैं हम 56 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या दिया है हमारा SN1 रिएक्शन एंड हमें पूछा है कि विच वन विल गो फास्ट इन SN1 रिएक्शन। सो हमें पता है SN1 का रेट किसके ऊपर डिपेंड होता है, जो हमारा SN1 होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो उसमें रेट डिपेंड होता है हमारा ओनली स्टार्टिंग मटेरियल, ये पता है हमें, उस वजह से तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है क्योंकि उसका रेट बस एक ही मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड है, तो वो है स्टार्टिंग मटेरियल। अगर हमें पता है कि वहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो होता है कार्बोकैटायन, तो अगर हमें कार्बोकैटायन फॉर्म होना है तो उसकी स्टेबिलिटी को भी देखना पड़ेगा, और उसकी स्टेबिलिटी पता है हमें टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर SN1 रिएक्शन जा रहा है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा मतलब कोई तो लिविंग ग्रुप होगा और कोई तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे हमारा Br जो है वो लिविंग ग्रुप है और कोई तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा जो हमें दिया नहीं है। अगर Br निकल के जाएगा तो वो कहाँ से जाएगा SN1 में, फर्स्टली वो ट्राई करेगा टर्शियरी से, देन हम चेक करते हैं कि यहाँ पे टर्शियरी कोई है क्या, तो टर्शियरी तो नहीं है, सेकेंडरी और प्राइमरी है फर्स्ट एंड सेकेंड में, बट यहाँ पे हमें 3 एंड 4th में कुछ अलग दिया है। थर्ड में क्या दिया है कि जो ब्रोमोबेंजीन दिया है। तो एक और बात है कि ब्रोमोबेंजीन पता है हमें एरोमेटिक रिंग पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन पहले से ही कट है। अभी रह गया सेकेंड, फर्स्ट एंड 4th। एक और बात, फर्स्ट में जो हमें दिया है वो कौन सा है, प्राइमरी है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब रह गया सेकेंड एंड 4th। अब 4th में हमें पता है जो पोजीशन है ब्रोमीन की वो बेंजाइल पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये बेंजाइल पोजीशन है। तो इसका क्या होता है, जब ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, बेंजाइल इंटरमीडिएट, जो कि सबसे स्टेबल होता है। उसका रीजन आपको पता होगा, बिकॉज ऑफ दिस एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग क्या करेगी, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सो यहाँ पे ये CH3 आ गया और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसको डोनेट हो जाएगा उसको स्टेबलाइज करने में। तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा हमारा, 4th ऑप्शन का कार्बोकैटायन। अगर वो कार्बोकैटायन स्टेबल है तो हमारा रिएक्शन कौन सा फास्ट जाएगा SN1 में, ऑप्शन 4th वाला। सो ये तो हो गया 56 क्वेश्चन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आए थे इस साल नीट में। अगला देखते हैं, ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। 57 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट्स इंस्टैंटेनियसली विद लूकास रिएजेंट। सो लूकास रिएजेंट का क्वेश्चन पता है हमें। लूकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2। सो वो किसके साथ इंस्टैंटेनियसली रिएक्ट होगा, हमें पता है लूकास रिएजेंट रिएक्ट होता है इंस्टैंटेनियसली टर्शियरी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। सो हमें बस देखना था कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। तो ये फर्स्ट वाला हो गया प्राइमरी, ये तो नहीं रिएक्ट होगा। जो सेकेंड वाला है वो है सेकेंडरी, वो तो नहीं होगा। थर्ड वाला अगेन जो प्राइमरी है एंड 4th वाला क्या है हमारा, टर्शियरी है। सो हमें पता है लूकास रिएजेंट विद इन सेकेंड वो टर्शियरी जो अल्कोहल है उसके साथ रिएक्ट होता है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 58। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। रिएक्शन दी है हमें कुछ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की विद HCl। तो मैं फर्स्ट बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूँ। सो सिंपल, ये बैलेंस रिएक्शन क्या आ जाएगा हमारा, NaOH पेन, NaOH प्लस HCl इट गिव्स NaCl प्लस H2O। तो एक के केस में दिया है हमें ग्राम, एक के केस में दिया है हमें मोलरिटी। तो सिंपल है, हम नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन लगा देंगे। एक और बात हमें दी है कि क्वेश्चन में पूछा है मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो क्वेश्चन में ही हमें इजी करके दिया है कि हमें HCl को बताया है लिमिटिंग रिएजेंट। सो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम कौन होगा, HCl होगा, जो होगा HCl कंज्यूम होगा और रहेगा कौन, NaOH रहेगा। तो उसका मास निकालना है। तो चलो हम NaOH का मोल्स निकालते हैं। NaOH का मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, N इज इक्वल टू गिवन मास दिया है 1 अपॉन मोलर मास 40। तो ये आ गया NaOH का मोल। HCl का मोल कैसे निकालेंगे हम, मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है। मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। सो N इज इक्वल टू, मोलरिटी कितनी है मेरी 0.75 इनटू वॉल्यूम कितना है मेरा, ml में दिया है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा मैं।
जो भी इनका आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे हम। अभी देखो यहाँ पे 1 मोल रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 मोल लिया है, तो दोनों की स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो इसका मतलब है NaOH 1 मोल रिएक्ट होगा 1 मोल HCl के साथ। तो जो हमारा लेफ्ट ओवर NaOH है, लेफ्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, वो क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो हमारा गिवन NaOH है तो मैं इसको N1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा N1 NaOH माइनस NHCl, ये N है यहाँ पे, क्या है NHCl। जो भी इसका कैलकुलेशन का आंसर आ जाएगा वो NHCl, जो भी इसका आंसर आ जाएगा वो N1 NaOH। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा जो भी मेरा लेफ्ट ओवर NaOH का मोल्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे मोल्स। वो प्रिसाइज कैलकुलेशन आप कर सकते हो, वो आपको पता चल जाएगा, जो लेफ्ट ओवर NaOH है उसके मोल्स मिल जाएंगे। फिर इसके मोल्स को हमें कन्वर्ट करना है किस में, ग्राम में, तो मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो हमें पता है 40 ग्राम, N की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई है, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे पुट कर दो, इनटू मोलर मास, जो हमारा मास आ जाएगा वो गिवन मास होगा, तो लेफ्ट ओवर मास होगा, उसका आंसर आ जाता है 250 mg। करके देख लो, वो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 59 क्वेश्चन। सो 59 क्वेश्चन हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी से आया है। सो ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो हमें पता है इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, IB। तो हम ये सॉल्व कर देते हैं। सो क्या है हमारे पास दिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो हमें निकालना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में सिंपल मैं बताता हूँ कि अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में से मुझे बस एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी लग जाएगी, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे दिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, नाइट्रोजन। इसके ऑर्डर तो हमें पता है क्या होता है, एज वी गो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे नाइट्रोजन की जो और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें हम देखते हैं कि वो हाफ फील्ड है, तो ऑब्वियसली उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की। देन आता है कार्बन, और जो हमने अभी बताया कि ये हाफ फील्ड है, तो बेरिलियम क्या है मेरा फुल फील्ड है, तो वो बस एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, ये हमने देखा था पढ़ाते समय। देन ये बोरॉन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एंड लास्टली आ जाएगा लिथियम। सो ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कंसेप्ट से। देन क्वेश्चन नंबर 60 है, अगेन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। देखो आप समझ सकते हो कि जैसे SN1 का क्वेश्चन हो गया या फिर ये क्वेश्चन हो गया, तो वो कहाँ से आया है, कार्बोकैटायन से आया है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हम रिएक्शन में यूज कर ले, चाहे उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, तो वो इंपॉर्टेंट है। सो हमें क्वेश्चन पूछा है कि स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी पूछी है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा था क्या स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की, टर्शियरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि कौन सा टर्शियरी है, ये तो हो गया सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी, और ये है टर्शियरी। सो सिंपल सा क्वेश्चन है टर्शियरी कार्बोकैटायन। आपको बस कंसेप्ट पता होनी चाहिए थी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट और उसकी स्टेबिलिटी। 2 क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 61। सो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये अगेन आ गया केमिकल काइनेटिक्स से, पहला ही क्वेश्चन है। तो केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। तो हमें निकालना है बस एक्टिवेशन एनर्जी, अगर हमें किसकी वैल्यू पता है। तो फर्स्ट दिया है ऑप्शन रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर रेट कांस्टेंट पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, देखते हैं ये ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, ये तो नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमें नहीं यूजफुल। ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन, अगर कोलिजन ही नहीं है मतलब यूजफुल, तो उसका ओरिएंटेशन भी नहीं है। देन रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। सो यहाँ पे दिया है रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और यहाँ पे दिया है रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। तो हमें कौन सा लगता है, हमें पता है रेट कांस्टेंट एट
टू डिफरेंट टेम्परेचर हम निकालते हैं ना, वह हमारा फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ K2 अपॉन K1। सो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि रेट कांस्टेंट हमें टू डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो ये आगे फॉर्मूला क्या होता है, ये अपॉन 2.303 वो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था, तो ये भी क्वेश्चन हमें सॉल्व हो जाता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। सो ये अगेन एनिलीन बोल रहा है, तो एनिलीन कहाँ पे होता है, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। सो एनिलीन स्टेटमेंट दिया है, सो एनिलीन डज नॉट रिएक्ट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। सो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि ये रिएक्ट होगा क्या फ्रीडल-क्राफ्ट या एफसी अल्काइलेशन में। एफसी अल्काइलेशन सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ RX और इसका रिएजेंट ले लेते हैं कोई, तो AlCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमें पता है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था, एनिलीन के जो भी कार्बन लेफ्ट ओवर है 5 कार्बन वहाँ पे R जाना चाहिए था, बट एनिलीन के केस में ये रिएक्शन नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, बिकॉज ये नाइट्रोजन के लोन पेयर भी फ्री है, तो वो कहाँ पे रिएक्ट होते हैं, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, जो R ग्रुप है हमारा अल्कील ग्रुप वो रिएक्ट हो जाता है नाइट्रोजन के साथ, तो ये N अल्काइलेशन प्रोडक्ट देता है। तो N अल्काइलेशन देगा तो इसको हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बोल सकते हैं क्या, नहीं। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, थोड़ा सा हमारा ट्रू हो गया, बिकॉज यहाँ पे लिखा है डज नॉट अंडरगो, सो ये ट्रू है। देन सेकेंड, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अभी गैब्रियल सिंथेसिस क्या होता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम यूज करते हैं थैलिमाइड, और थैलिमाइड यूज करके हम क्या बनाते हैं, जो भी हमारा एलिफेटिक अमाइंस है, क्या बनाते हैं हम, एलिफेटिक अमाइंस। तो ये हो गया मेरा थैलामाइड NH। इसकी रिएक्शन कंडीशन आपको पता होगी, ये रिएक्ट होता है पहले बेस से, जो कोई भी बेस लेता है हम उसके साथ रिएक्ट होता है, देन होता है रिएक्ट RH से अल्किल हैलाइड के साथ, और फिर बन जाता है जो भी हमारा एलिफेटिक अमाइंस। अभी एनिलीन क्या है, हमारा एरोमेटिक अमाइंस। अगर ये मैंने एनिलीन कंसिडर कर दिया, ये पूरा ही चला गया, हाँ, तो इसको मैंने एनिलीन कंसिडर कर दिया। यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि जो एनिलीन है वो हमें बोला है कि इट कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, ये ट्रू है, क्योंकि एनिलीन में होता है एरोमेटिक रिंग, बराबर, और एरोमेटिक रिंग हमें पता है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें फेवर करता है क्या, नहीं करता, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से एनिलीन हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सो नेक्स्ट 63 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। सो इसमें हमें पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो आप देख सकते हो इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा एक्सेप्शन में मिला के थोड़ा सा पूछे हैं, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया या फिर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो हमें पता है, पॉलिंग स्केल से हम निकाल सकते हैं एग्जैक्टली वैल्यू, नहीं तो हमारा जो ऑर्डर है उससे भी बता सकते हैं। फ्लोरीन हमें पता है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये ऑटोमेटिकली 2 ऑप्शन कट हो गया हमारा, रह गया कौन सा, फर्स्ट एंड सेकेंड में पता है फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है, सो यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन था ये, डायरेक्टली अगर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा ये। देन 64 क्वेश्चन है। 64 क्वेश्चन में अगेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया है। ये हमारा है नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड बोला है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री। देन इसमें पूछा है कि 1 मोल ऑफ H2O to O2 कन्वर्जन किया है, देन अगेन 1 मोल ऑफ MnO4- to Mn2+, ऐसे 4 रिएक्शन दिए हैं, और यहाँ पे हमें दिया है कि कितना नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड है। तो हमें सिंपल सा ध्यान रखना है कि फैराडे के लिए बस हमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, वही देखना है। सो फर्स्ट केस में क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट 1 मोल कन्वर्जन हुआ है मेरा H2O का, किसमें, O2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 0, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने फैराडे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका क्या आ जाएगा, A का आ जाएगा 2, B का देख लेते हैं कि MnO4-, ये भी 1 मोल है, 1 मोल लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आगे 1.5 मोल दिया है, वो ट्रिकी था थोड़ा। 1 मोल MnO4-2 कितना, कौन सा कन्वर्जन है, Mn2
प्लस, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, कितना आ जाएगी, -8, उस तरफ भेजेंगे तो ये जाएगा +7, यहाँ पे है +2, तो ऑक्सीडेशन चेंज कितना आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे कितने फेराडाइज रिक्वायर्ड होंगे 5, नंबर ऑफ फेराडाइज कितने रिक्वायर्ड होंगे 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। सो आपको दिख रहा होगा ये ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। बाकी अगर आप इसमें कंफ्यूजन कर सकते हो तो अगर फर्स्ट 2 के आंसर आपको आ गए तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 1.5 मोल दिया है तो हमें पहले 1 मोल के लिए निकालना पड़ेगा, देन 1.5 मोल के लिए। सो 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। सो CaCl2 दिया है और उससे हमें प्रिपेयर करना है कैल्शियम। CaCl2 में क्या हो जाता है, ये होता है -1 और -1 और -2 हो जाएगा क्योंकि 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे आ जाएगा 0, -2 0, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है 1 मोल के लिए, तो 1.5 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 1 फैराडे, तो ये ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट 65 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी हमें दिया है लिस्ट में, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। सो ये पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। देखते हैं आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है। फर्स्ट जो दिया है हमारा CO कोबाल्ट NH3 NO2 Cl2, ये कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आयोनाइजेशन, सॉरी लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये कौन सा हो जाएगा हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि हम लिंकिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है ऑप्शन बी में क्या आ जाएगा, CO NH3 SO4 Br, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3rd। देन C तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो ये आ जाएगा 4, और लास्ट वाला H2O दिया है तो वो हो जाएगा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, तो ये आ जाएगा 1st। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा आएगा, A के लिए 2, ये दोनों तो चले गए। देन B के लिए 4 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कौन सा दिया है, B के लिए 3rd। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा आ जाएगा 1st। सो इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि 2 और 3 को हमने कट कर दिया, रह गए बस 2, उसमें है हमें देखना था बस कि कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट अगेन मैच द पेयर है, ये भी इनऑर्गेनिक से ही क्वेश्चन है। हमें दिया है मॉलिक्यूल्स और इसकी निकालनी है शेप और ज्योमेट्री। तो इसके लिए हमने पढ़ा था एक शॉर्ट ट्रिक, तो वो हम देखते हैं। NH3 का क्या आता है वो तो पता है हमें, NH3 का ऑलवेज रहता है ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये है गया 1। इसका शेप कैसा होता है कि ये नाइट्रोजन है, इसके 3 बेस हो गए पिरामिड के, और जो लोन पेयर है मेरा ये ऐसा डोम जैसा दिख जाएगा, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। सो हमारा कौन सा ऑप्शन कट हो रहा है, ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन कट हो गए। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा आ गया, 1st। ये सिंपल सी ट्रिक है, फिर भी देख लेते हैं हम। BRF5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। देन XCF4 का क्या आ जाएगा, वो तो आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर 2nd, एंड SF6 का वो आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल। सो ये अगर आपको पता है शॉर्ट ट्रिक कि एलिमिनेशन मेथड, देखो आप ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, A का 1st आ रहा है तो बाकी ऑप्शन की तो देखने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। सो ऑप्शन 1st इज करेक्ट। देन नेक्स्ट है हमारा अरेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी केमिकल काइनेटिक्स से है कि विच प्लॉट ऑफ ln(k) वर्सेस 1/t, तो हमें प्लॉट पूछा है, तो यहाँ पे ही ड्रॉ करते हैं क्योंकि बाकी के ऑप्शंस गए हैं दूसरे पेज पे। सो हमें पता है ln(k) और उसका रिलेशन क्या होता है। अगर मैं अरेनियस इक्वेशन लिखूंगा तो वो अरेनियस इक्वेशन क्या होता है मेरा, K = A × e⁻ RT। अगर मैं इसके दोनों साइड में ln लगा दूं तो वो क्या आ जाएगा, ln K = ln ऑफ A माइनस ये क्या आ जाएगा, ये है तो यहाँ पे वो निकल जाएगा, सो -EA/RT। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है, वो आ जाएगा ऐसे एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे दिया है ln K और यहाँ पे दिया है 1/t। सो ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफ दिया है जो कि y एक्सिस से स्टार्ट होगा और x एक्सिस को मीट करेगा। सो ऑप्शन 4। सो यहाँ पे दिया है ऑप्शन 4। थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लग जाएगा बट सही हो जाएगा।
सो जो हमने बताया था ये ऑप्शन 4। देन नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, He प्लस आयन दिया है -x जूल। देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 स्टेट फॉर B3 प्लस। तो ये आ गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, हमें एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए था। सो एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा n² अपॉन z²। सो दोनों इक्वेशन में हम लगा देते हैं n की फर्स्ट, E ऑफ क्या दिया है He प्लस दे देते, देखते हैं हम क्या आ जाएगा इसका रिलेशन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1² अपॉन, यहाँ पे z क्या आता है, z की वैल्यू आ जाती है 2 बराबर। He प्लस के लिए उसका एटॉमिक नंबर 2 है। देन नेक्स्ट, E फॉर B3 प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्या दिया है 2²। बेरिलियम का कितना आ जाता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, सो 4²। अगर दोनों का रेशो निकाल देंगे हम तो क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा बराबर। सो सेम आ जाएगा। अगर हीलियम के लिए -x है तो बेरिलियम के लिए भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी -x। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। समझते हो, बस ये रिलेशन पता होना चाहिए था, उससे हम निकाल सकते हैं। ये भी यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और 1/2 का ब्रैकेट स्क्वायर वो सेम हो जाएगा -x। देन नेक्स्ट 69 क्वेश्चन हम देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी हमें पता है क्या होता है, जो रैंडमनेस होता है मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीजेस हमें क्वेश्चन है। फर्स्ट दिया है लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर। जो हमारा लिक्विड स्टेट है अगर वो वेपर में मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली एंट्रोपी उसकी बढ़ेगी। तो ये है हमारा ट्रू बराबर, करेक्ट हमें पूछा है तो हम देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। अगर मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर ऑब्वियसली हम उसकी टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वो एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो तो कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब फॉल्स, इसकी एंट्रोपी नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया है हमें सॉलिड, यहाँ पे दिया है सॉलिड, गैस और गैस। सो ऑब्वियसली डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल है तो इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, सॉलिड का कन्वर्जन गैस में हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है Cl2 एंड 2Cl, यहाँ पे भी डेल्टा Ng क्या है 2 मोल्स है हमारे, वो भी बढ़ जाएगी। तो कौन सा आ जाएगा, ACD। ACD ऑप्शन कहाँ पे दिया है, ये थर्ड में दिया है। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सी ऑप्शन था जो वो करेक्ट है। लास्ट में क्या है 70 नंबर क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। सो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हमें पता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक और चीज़ पता है हमें कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि रेडॉक्स रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होना चाहिए, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं सीधा आंसर पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। जो ऑप्शन BaCl2 है, अगर उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वहाँ वो ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका +2 है, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम -8 +6, ये उस तरफ चला जाएगा, ये भी रह जाएगा +2। तो यहाँ पे चेंज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं हुआ। देन अगेन Na2SO4 सल्फर का सेम, यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे भी +6 रह जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा करेक्ट, 4। तो ये मतलब शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको पता होती तो आपको इजीली आंसर आ जाता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन है अगेन 71, जो हमारा मैच द पेयर है। क्वेश्चन दिया है हमें क्वांटम नंबर के हिसाब से दिया है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से क्वेश्चन है हमारा वो। सो यहाँ पे हमें क्वांटम नंबर्स दिए हैं, तो थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम लगा रहा है, तो हम देखते हैं, हो गया है। सो ये दिया है क्वांटम नंबर। सो ये क्या है, फर्स्ट ml, ms, l एंड n दिया है। तो हमें पता है सिंपल, आपको सिंपल s का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर पता होता है, तो पहले वो मैच कर लेते हैं हम कि स्पिन कहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल n पता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, तो वो बताता है हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल, n² हमने देखा था वो कितना अकोमोडेट कर सकता है, तो ये आ जाएगा 2। फिर बचा क्या हमारा, हम चेक कर सकते हैं
कि ml क्या बताता है हमारा, ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है हमारा कि ऑर्बिटल्स किस हिसाब से ओरिएंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे यह आ जाएगा थर्ड। देन जो बचा हुआ है वो क्या बताएगा हमारा L, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये हमने पढ़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन क्या दिया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। सो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, सो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, n इंटू n+2 अंडर रूट n इंटू n+2। सो ये फॉर्मूला रहता है हमारा। तो अगर n इंटू n+2 हमें चाहिए तो इसमें n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, तो वो निकालने के लिए यहाँ पे हमें दिया है कुछ ऑप्शंस। सो हम सभी के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। सो ऑप्शन ए है हमारे पास, क्या है, Ti3+, टिटेनियम 3+। तो हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्कैंडियम के बाद आता है टिटेनियम। टिटेनियम मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 4s2 3d2, बट 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या रह जाएगा 4s0 3d1। सेकेंड ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, Cr2+, में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4s0 3d4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Mn2+, में क्या है 4s0 3d5। देन नेक्स्ट है D, Fe2+, में क्या आ जाएगा 4s0 3d6। और स्कैंडियम में आ जाएगा हमारा E जो दिया है स्कैंडियम 3+, तो इसमें आ जाएगा 4s0 और 3d0। तो हमें देखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम किस में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रोमियम हो गया और ये Fe2+ हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना मिलेंगे हमें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रोमियम का 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4, बस 4 इलेक्ट्रॉन है डी में। सेम वे में हम अब देखते हैं Fe2+ में। सो Fe का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Fe। सो ये क्या आ जाएगा 6 है बराबर। सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बचे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। यहाँ पे कितने बचे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इस फॉर्मूला में मैं पुट कर दूंगा तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगा, इनका सेम आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है, बी और डी। तो बी और डी कहाँ पे है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। सो करेक्ट आ गया फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट किसका सेम होगा, हमारा क्रोमियम और Fe2+ का। समझ में आ रही बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन प्रेजेंट इन वेयर, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोल्स एंड अवोगाड्रोस नंबर। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, और 1 ग्राम ऑफ एनी 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो हमें देखना है बस नंबर ऑफ मोल्स किस में ज़्यादा है। सो फर्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 मोल प्रेजेंट है। इसमें 4 म्यू मतलब ये एटॉमिक मास यूनिट है, तो इसमें भी कितने होंगे 4 ग्राम होंगे, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 मोल हो जाएंगे इसके। देन अगेन 4 ग्राम में कितने हो जाएंगे 1 मोल। एंड यहाँ पे जो दिया है 2.271098 लीटर। तो हमें पता है अगर हीलियम गैस है तो उसका 1 मोल कितना वे करेगा 22.4 लीटर, उसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी 22.4 लीटर। बट हमें यहाँ पे दिया क्या है 2.27, सो एक हम रिलेशन लगा सकते हैं, तो इसके आ जाएंगे 0.1 मोल। तो सबसे ज़्यादा मोल किस में है, ऑप्शन फर्स्ट में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। समझ में आई बात, इजी था क्वेश्चन ये। द नेक्स्ट 74 क्वेश्चन, अमॉन्ग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हमें पता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मीनिंग क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग होता है कि द इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ऑन पर्टिकुलर एटम और पर्टिकुलर एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि -2 विच वन विल नॉट शो, करेक्ट है, विच वन विल नॉट शो। तो जैसे जैसे ग्रुप 16 में हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाए तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं।
तो यहाँ पे उनकी टेंडेंसी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो उस वजह से अगर हम देखें ऑक्सीजन की ग्रुप 16 की फैमिली, तो एलिमेंट्स क्या आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम आणि पोलोनियम। तो यहाँ पे पोलोनियम की क्या होगी, टेंडेंसी सबसे कम होगी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट करने के लिए। समझ में आया? तो ये हो गया 74 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे गिवन क्या दिया है, द E0 वैल्यू फॉर Mn3+/Mn2+ कपल इज मोर पॉजिटिव दैन Cr3+Cr2+ और Fe3+ Fe2+ ड्यू टू। यहाँ पे रीजन पूछा है हमें कि Mn3+ का कन्वर्जन Mn2+ में हो जाए तो उसकी E0 वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। अभी यहाँ पे बस हमें सिंपल लॉजिक लगाना है कि अगर Mn3+ कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, 3d5। तो 3d5 क्या होता है, मोर स्टेबल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हेडी ऑर्बिटल। तो उस वजह से ये मोर पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू। अगर मोर पॉजिटिव हो जाती है मतलब वो कन्वर्जन इजीएस्ट वे में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, d4 to d5 कन्फिग्रेशन चेंज होता है, उस वजह से ये क्या होती है, मोर पॉजिटिव है। समझ में आया? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट 76 नंबर, द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट। तो यहाँ पे पूछा है कि हमें ग्लूकोज विल नॉट गिव विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो हमें पता है ग्लूकोज कौन सा टेस्ट देता है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है ये, बराबर है, टॉलेंस रिएजेंट को वो रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट, चीफ्स रिएजेंट को वो करता है क्या, नहीं करता, उसके साथ रिएक्शन नहीं शो करता। देन HCN के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन होती है, HCN के साथ हमको पता है कि ये क्या फॉर्म करता है, साइनोहाइड्रिन फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट NH2OH के साथ भी रिएक्ट करता है और ये ऑक्साइड तैयार कर देता है। बस रह गया हमारा NaHSO3, तो इसके साथ भी इसकी रिएक्शन नहीं हो पाती। तो कौन से बचे ऑप्शन बी एंड ई। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन थर्ड, बी एंड ई। समझ में आ रही है बात? बस हमें पूछा था कि ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी एंड ई इज करेक्ट, चीफ रिएजेंट और एंड NaHSO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया है तो हमें बताना है कि रिएजेंट कौन सा यूज किया जा सका है। मतलब रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो वो मतलब रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा, हम स्ट्रक्चर ही निकाल देते हैं कि क्या है स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट। सो स्टार्टिंग मटेरियल में आपको दिख जाएगा कि ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका कन्वर्जन हमें किस में दिया है, इसका कन्वर्जन हमें दिया है ये वाले कंपाउंड में। यहाँ पे मतलब अल्कीन का कन्वर्जन किस में किया है, CHO मतलब अल्डेहाइड में किया है, बराबर। सो अल्डेहाइड में कन्वर्जन करने के लिए तो पहले तो हमें अल्कीन का अल्कोहल बनाना पड़ेगा और अल्कोहल के बाद उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन भी हमें लिमिट करना है, कहाँ तक, अल्डेहाइड तक। तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो यहाँ पे दिया है H2OH+। अगर मान लो मैंने यहाँ पे H2OH+ की इसके साथ रिएक्शन कर दी, H2OH+, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल OH किस पोजीशन पे जाएगा, OH जाएगा इस पोजीशन पे। अगर OH इस पोजीशन पे जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा हमारा, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके बनाएगा कीटोन। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन चला गया। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, BH3H2O2, ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, हमें पता है हाइड्रोबोरेशन कौन सा रूल फॉलो करता है, वो फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो कर रहा है तो वो कहाँ पे जाएगी, इस वाले कार्बन पे, कि जिस कार्बन पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बराबर। तो एंटी मार्कोनिकॉप्स फॉलो करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा OH, और इसको हम कन्वर्ट कर दें, सेकेंडरी एजेंट दिया है देखो PCC क्या होता है हमारा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बस ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को अल्डेहाइड स्टेप तक, कीट मतलब सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन स्टेप तक। ये फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं करता, इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 2। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं हम, BH3H2O2 यहाँ पे भी हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, मतलब एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन हो जाएगी। बट यहाँ पे दिया है अल्कलाइन के MnO4, अल्कलाइन के MnO4 के केस में क्या हो जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस वजह से वो ऑप्शन नहीं है। देन H2OH+ में भी नहीं है, वो कीटोन हो जाएगा। तो आई बात समझ में, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन 2। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट 78 क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है हमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। Kp एंड Kc कब इक्वल होते हैं, जब हमारा डेल्टा Ng क्या हो जाए, डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो हमें बस देखना है कि किस केस में डेल्टा Ng 0 नहीं है। सो फर्स्ट केस में देखते हैं हम, कितना है डेल्टा Ng,
2 - 1, तो यहाँ पे आ गया 1। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा वो 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0। सो KP एंड KC इज नॉट इक्वल इन ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा NG की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है बात। देन नेक्स्ट 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 हैज 2 टर्शरी कार्बन्स। 2 टर्शरी कार्बन्स है हमें दिया है, टर्शरी कार्बन। उसका आयोपैक नेम क्या होगा, तो हम सब आयोपैक नेम दिए हैं, उनका स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है एनहेक्सेन। एनहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एनहेक्सेन। तो इसमें कोई टर्शरी कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। सेकेंड 2-मिथाइल पेंटेन। सो 2-मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो इसमें बस एक ही टर्शरी कार्बन है, ये वाला, इसके अलावा कोई टर्शरी कार्बन नहीं है। तो हमें पूछा है कि यहाँ पे कितने होने चाहिए, 2 टर्शरी कार्बन। सो ये भी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। देन नेक्स्ट देते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, ये और ये, सॉरी यहाँ पे 2 3 दिया है, राइट, 1 2 3 4, सो 2 and 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो टर्शरी कार्बन कितने हुए, 2 हो गए, बराबर। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ भी देख लेते हैं ऑप्शन ट्राई करके, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन जो अभी मैंने बनाया था, ये हो गया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, उसमें बस एक ही टर्शरी कार्बन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन 3, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देन नेक्स्ट है फेलिंग सॉल्यूशन A इज, विच वन इज फेलिंग सॉल्यूशन। तो हमें पता है A फेलिंग सॉल्यूशन क्या रहता है, एक्वियस कॉपर सल्फेट। दो रहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B। A जो रहता है वो रहता है एक्वियस कॉपर सल्फेट, एंड जो B जो रहता है हमारा वो क्या रहता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। क्या रहता है वो, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, उसको हम रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं। सो ये हो गया A और ये हो गया B। तो हमें पूछा है बस फेलिंग सॉल्यूशन A, तो A कौन सा आ गया, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। समझ में आ रहा है, तो बाकी ऑप्शन तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 81 दिया है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, थर्मोडायनामिक्स है, कि हमें बस प्रोसेस बताना है, मैच मतलब मैच करना है। आइसोथर्मल पता है हमें क्या होता है, कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, बराबर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T इज इक्वल टू 0। देन आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाता है, डेल्टा क्या आ जाता है, आइसोकोरिक में डेल्टा V इज इक्वल टू 0। आइसोबेरिक में क्या आता है, डेल्टा P इज इक्वल टू 0। एंड अडायबिटिक में क्या आता है, नो हीट एक्सचेंज। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, आइसोथर्मल में एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू 0 है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट को आ जाएगा हमारा सेकेंड। तो ये ऑप्शन दोनों करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, तीनों इनकरेक्ट हो गए, बस हमारा रहेगा फोर्थ ऑप्शन। तो बाकी देखने की जरूरत नहीं। तो अगर आपको डेल्टा T या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस पता होता तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। सो नेक्स्ट देखते हैं हम 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन हमें दिया है 2 स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हम रीड करते हैं कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, बोथ, फर्स्ट स्टेटमेंट है बोथ CONH3 thrice plus and COF6 3 minus complexes are octahedral। क्या दिया है ये दोनों, ऑक्टाहेड्रल, ये ट्रू है, बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ये भी ट्रू है। कैसे ट्रू है, हमें पता है अमोनिया क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ये हो जाएगा SFL, ये हो जाएगा वीक फील्ड लिगैंड, तो ऑब्वियसली उन दोनों का पेयरिंग अलग से होगा, ये हमने सीखा था CFT में। तो उनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, CONH3 3 plus इज डायमैग्नेटिक वेयर COF6 3 minus इज पैरामैग्नेटिक। तो ये हम निकाल लेते हैं कि ये डायमैग्नेटिक आता है या नहीं। तो बस CONH3 निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है। तो CO का क्या आता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर उसका है 27, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा 4s2 3d7। अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा इसका, +3 आ जाएगा। +3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4s0 3d6। अब अगर मुझे 4s0 3d6 बिठाने हैं अकॉर्डिंग टू CFT, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल रहते हैं, T2g, यहाँ पे कौन से रहते हैं हमारा EG। तो हमें बस 6 इलेक्ट्रॉन बिठाने हैं। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो गया तो हमें पता है यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन EG एंड T2g विल बी मोर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3, ऐसी पेयरिंग हो जाएगी, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो जाएंगे। तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। अगर सेम मैं SFCO F6 3 माइनस का निकाल दूँ तो वो क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या आ जाएगा, CO3+ ही आ जाएगा दोनों के केस में, क्योंकि
फ्लोरीन का होता है -6, उस साइड चला जाएगा तो वो +6 हो जाएगा, तो +6 -3 आ जाएगा तो सेम आ जाएगा। बस यहाँ पे पेयरिंग के बजाय ये ऊपर चले जाएंगे और एक नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास 4 टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो उस वजह से क्या है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। सो कहाँ पे है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। समझ में आई बात। सो इजी था ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। सो हमें दिया है ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, द टेक्निक यूज्ड। ये यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की टेक्निक दी है। तो हमें पता है अगर सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैसीय स्टेट में हो जाता है विदाउट गोइंग टू वेपर स्टेट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन बोलते हैं। करेक्ट, क्या बोलते हैं हम उसको, सब्लिमेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या आता है कि हम क्रिस्टल्स ग्रो करके उसको सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, हमें मतलब जो कंपाउंड है हमारा लिक्विड कंपाउंड, वो उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन पोलैरिटी डिफरेंसेस हम जो हमारा सब्सटेंस है उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा सब्लिमेशन। देन नेक्स्ट देखते हैं 84 क्वेश्चन नंबर है। कुछ तो रिएक्शन दिया है और उसका मैच द पेयर करना है कि रिएक्शंस का कन्वर्जन दिया है। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि अल्कीन का कन्वर्जन किस में किया है, कीटोन में किया है, और 2 मोल्स ऑफ कीटोन है। तो ये पता है हमें, बस ये किस में होता है, ओजोनोलाइसिस के केस में। तो बस यहाँ पे ऑप्शन में देखना है हमें कि ओजोनोलाइसिस का ऑप्शन कहाँ पे है, O3 ZnH2। सो यहाँ पे ए के लिए क्या आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा। समझ में आया। देन नेक्स्ट बी क्या है मेरा, बेंजीन का कन्वर्जन किस में दिया है, बेंजोफिनोन में दिया है, बराबर। सो बेंजीन का कन्वर्जन, 2 बेंजीन रिंग अटैच हो गई है, तो ये क्या हो सकता है, एक तो FC अल्काइलेशन हो सकता है, असाइलेशन हो सकता है। तो हमें दिया है यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड, तो यह नाइट्राइट्स AlCl3 के प्रेजेंस में हम कर सकते हैं FC असाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। सी क्या दिया है हमारा, OH का कन्वर्जन सिंपल किस में दिया है, सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन कीटोन में। तो ये कौन कर सकता है, कोई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर सकता है, बट कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर सकता है, ये CrO3। कौन कर सकता है, CrO3। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। सो नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो किसके लिए आ जाएगा, 3rd। सो हमें ऑप्शन देखना है कि ये वाला है क्या यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे ए के लिए 4 है, बी के लिए 1 है, सी के लिए 2 है और डी के लिए 3rd है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, 3rd ऑप्शन। समझ में आया। इसके लिए बस आपको रिएजेंट की कंसेप्ट क्लियर चाहिए थी कि कौन सा रिएजेंट किसके लिए यूज़ करते हैं। तो नीट में क्या है कि मोस्टली रिएजेंट्स कौन से रहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हमें सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 85 क्वेश्चन। सो 85 क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक रिएक्शन दिए है 2A + B + C KC दिया है, और हमें पूछा है कि ABC का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 × 10⁻³ सो कौन सा करेक्ट है। सो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की कंडीशन या फिर डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन है। तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, Q निकालना पड़ेगा, बराबर। तो हमें पता है Q = KC होता है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है। अगर Q > KC हुआ तो ये रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन चली जाती है। रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाता है, बैकवर्ड। अगर Q > KC है तो रिएक्शन क्या जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें बस चेक करना है कि Q की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो Q की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमें पता है Q = क्या होता है, जो रिएक्शन दिया है B + C। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा। सो KC दिया है मेरा 4 × 10⁻³ और तीनों का कैलकुलेशन, मतलब तीनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 × 10⁻³। सो ये अगर मैं पुट कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q = B का कितना है, सबका सेम ही है 2 × 10⁻³ × 2 × 10⁻³। सो ये अपॉन 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, Q = 1 आ जाएगा हमारा। तो Q > KC, क्योंकि 4 × 10⁻³ है KC की वैल्यू। सो 1 > 4 × 10⁻³। सो हमारा ये एक्शन कहा जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो ऑप्शन देखते हैं हम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, फॉरवर्ड लिखा है, नहीं ये लिखा है गोइंग बैकवर्ड डायरेक्शन। सो ऑप्शन 3rd क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, 4th भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 86। मतलब यहाँ पे हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट हो रहा है। सो अभी तक जो 85 तक क्वेश्चन थे तो वो आपको क्या करने थे, वो कंपलसरी सॉल्व करने थे, बट 86 में से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं।
द पेयर ऑफ लेंथेनर आयंस विच आर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक पूछा है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके ऑल द इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। पैरामैग्नेटिक मतलब वो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, तो कुछ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमें दिया है कुछ एलिमेंट, सो इसके लिए हम पहले एफ ब्लॉक की सीरीज पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट आता है सीरियम, देन Nd, तो ये हो गया इसका सीरीज। ये इसके लिए एक सेंटेंस है वो मैं रिकॉल कर रहा हूँ मराठी में, इस वजह से मैं नहीं बोल रहा अब। सो ये हो जाता है HO तक, मतलब हॉफनियम तक, और उसके बाद जो आता है वो क्या होता है ER, TM, YB, ल्यूटेटियम। तो ये हो गया हमारा एफ ब्लॉक के पूरे 14 एलिमेंट्स। तो हमें क्या देखना है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आ रहा है या फिर ऑलमोस्ट वो डायमैग्नेटिक आ रहा है, क्योंकि उसके ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने चाहिए। तो सीरियम का देखते हैं, हमें ऑप्शन में दिया है सीरियम। सो सीरियम क्या, सीरियम 4+ दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है हमारे पास। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 6s2 और देन 4f क्या आ जाता है हमारा 4f क्या आ जाता है 2। तो ये चारों चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली डायमैग्नेटिक। तो हमें पता है सीरियम क्या आ रहा है हमारा C4+ आ रहा है डायमैग्नेटिक। तो हमें इसकी पेयर देखनी है कि किसके साथ वो मैच कर रही है। तो C3+ हम अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 6s1 आ जाएगा, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास ऑप्शन में पॉसिबिलिटी, Gd3+ देखते हैं, क्योंकि ये भी ऑप्शन देखना है, नहीं तो हम Yb2+ देखते हैं। Yb2+ का हमें पता है यहाँ पे आ जाता है Yb, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आता है हमें पता है, ये आ जाता है 6s2 4f14। तो ऑटोमेटिकली Yb2+ दिया है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4f14 रह जाएगा, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सो यहाँ पे सिंपल, हमें बाकी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये Yb2+ भी क्या आ रहा है डायमैग्नेटिक। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। फिर भी हम अगर देख लेते हैं ऑप्शन थर्ड, क्योंकि 2 तो हमें पता चल गया सीरियम की वजह से। Gd2+ देखते हैं तो इसका क्या आ जाएगा 4f2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसका भी आ जाएगा 7, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। सो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s7, 5d1 एंड देन 6s2 आ जाएगा। अगर मेरे पास Gd3+ है तो ये 2 चले जाएंगे, ये 1 चला जाएगा, तो टोटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी डायमैग्नेटिक नहीं है। तो रहेगा क्या हमारा Pm3+। Pm3+ देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, मतलब 4f5 एंड 6s2 चले जाएंगे कितने 2, और इसमें से एक 4f4 हो जाएगा, वो भी क्या है पैरामैग्नेटिक है। सो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा C4+ Yb2+। तो ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे याद रखे जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन में क्या दिया है, अगेन स्टेटमेंट दिया है, और उसमें हमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। सो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कोई तो कॉम्प्लेक्स दिया है, वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, बराबर। देन सेकेंड व्हेयरएज सेकेंड कॉम्प्लेक्स दिया है, वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट है। हमें पता है कि अगर लिगैंड सेम टाइप का हो तो वो होता है होमोलेप्टिक, अगर लिगैंड्स अगर डिफरेंट टाइप के हो तो वो हो जाता है हेट्रोलेप्टिक। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, तो वो उसका तो एक्सप्लेनेशन ही दिया है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कॉम्प्लेक्स CONH3 हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड, जिसको हम होमोलेप्टिक बोलते हैं। CONH3Cl2 उसमें 2 टाइप के लिगैंड है, हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड, तो कौन सा है लिगैंड NH3 एंड Cl2, तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सो ये हो गया क्वेश्चन, बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू वोल्ट मीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड। तो हमें पूछा है कॉपर डिपॉजिटेड कितना होगा, कॉपर का मास पूछा है। तो हमें पता है कॉपर का मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, W = EIT अपॉन जो हमारा फैराडे है वो लगता है, वो दिया है यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा 96487 1 फैराडे की यहाँ पे हमें वैल्यू दी है, तो वो आ जाएगा 16487। बट इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें पता है इसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, इसका वैलेंसी फैक्टर।
बराबर। सो ई अपॉन 2 96487, ई मतलब इक्विवेलेंट वेट है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेट अपॉन 2। सो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें बस ये करना है, वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा मोलार मास, ये EIT होता है, इस वजह से मैं यहाँ से 2 निकाल देता हूँ, तो हम क्योंकि लिख रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, बट ये 63 अपॉन 2 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि उसकी वैलेंसी फैक्टर क्या है कॉपर का 2 है। देन आई अगर करंट है तो कितना दिया है यहाँ पे 9.6487, देन टी की वैल्यू दी है हमें 100 सेकेंड। तो अगर आप ये कैलकुलेशन कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, सॉल्व करके देख लो, ये आ जाएगा 0.315 ग्राम। समझ में आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशन था, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। अगर आपको कैलकुलेशन इजी करना है तो यहाँ पे आप 96500 भी ले सकते हैं। 1 फैराडे इक्वल टू ये इतना कूलम हो जाता है। तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 89 क्वेश्चन। तो 89 क्वेश्चन है हमारा कहाँ से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सो क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट हमें दिया है कुछ तो स्टार्टिंग मटेरियल जो है अल्कीन, और उसकी रिएक्शन की है KMnO4H+। KMnO4H+ हमें पता है अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कीन का कन्वर्जन सीधा कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो हमें क्या मिल जाएंगे, 2 सेम टाइप के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ COOH। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा हमारा, ऑप्शन 2, क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो ऑक्सीडेशन होगा तो वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा। देन नेक्स्ट 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोडक्ट A and B ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। तो हमें दिया है फर्स्ट A and B रिएक्शन, मतलब 2 रिएक्शन दिए हैं, उसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो बताने हैं हमें। तो ये देखिए ROH का कन्वर्जन PCl3 से किस में कर दिया उन्होंने, RCl में कर दिया। हमें बस रिएक्शन बैलेंसिंग देखना है, आपको आंसर इजीली आ जाएगा इसका। सो PCl3, तो प्रोडक्ट क्या दिया है हमारे पास, RCl दिया है, बराबर RCl। तो इसको मैं बैलेंस कर दूंगा तो ये आ जाएगा थ्राइस RCl। जो बचा हुआ है वो हमारे पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 3 हाइड्रोजन बचे हैं। 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस में हमको पता है यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा H3PO3। अगर H3PO3 अगर A है तो किस ऑप्शन में है H3PO3A, ऑप्शन 4th में। ये भी आपको पता चल जाएगा, या फिर आप सेकेंड रिएक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, ROH PCl5, देन इसका क्या आ जाएगा RCl प्लस HCl, और बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जो भी बचा हुआ है उसको इकट्ठा कर लो सब, 1 फॉस्फोरस 1 ऑक्सीजन और Cl3, तो ये हो जाएगा POCl3। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन इजी था ऑर्गेनिक से। देन नेक्स्ट देखते हैं 91 क्वेश्चन नंबर। द रेट ऑफ रिएक्शन दिया है हमें, it quadruples when temperature changes from 27 डिग्री टू 57 डिग्री। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो हमें पूछा है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है कब, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है 27 डिग्री टू 57 डिग्री सेल्सियस, और इसमें रेट का चेंज दिया है हमें क्वाड्रपल्स। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसका इक्वेशन, हमें पता है log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी EA 2.303 R, और यहाँ पे क्या आ जाता है 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो दिया है डिग्री सेल्सियस में दिया है, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको केल्विन में 273, उसको ऐड करके तो जो भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा log 4 की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन रीअरेंज करके हम कैसे लिख सकते हैं, log 4 मतलब K2 अपॉन K1 मतलब क्या है कि रेट 4 टाइम्स हो रहा है, तो 4 टाइम्स हो रहा है मतलब log 4 K1 अपॉन ये K1 हो जाएगा, तो ये K1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या रह जाएगा log 4। log 4 इज इक्वल टू ये तो हमें निकालना है 2.303 R की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 8.314, तो हमें आंसर चाहिए किलो जूल में, तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट करके यहाँ पे केल्विन में आंसर लिख सकते हैं। अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो हमें आंसर क्या आ जाएगा 38.04। समझ में आ गई बात, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा यहाँ पे ध्यान देके, तो ही आपको आंसर बन पाएगा। आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे R की वैल्यू आप जूल में पुट करके फिर बाद में आप उसको किलो जूल में आंसर को कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट 92 क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, ड्यूरिंग
प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट्स, फेरस अमोनियम सल्फेट जो रहता है मोहर सॉल्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Ap2+। तो ये इनऑर्गेनिक का फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो हमें पता है मोहर सॉल्ट प्रिपरेशन में हम क्या कर देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक कंडीशन हमें चाहिए होती है तो उसमें क्या हम कर देते हैं यार, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन 4th करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देख लेते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है हमें। सो रिएक्शन में क्या है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ए एंड बी कौन सा फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट हमें पता है PbR3। अगर हम जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे इस स्लाइड पे तो वो देख लेते, जो कि 90 क्वेश्चन नंबर 90 था। क्वेश्चन नंबर 90 में भी सेम रिएक्शन दी थी, ROH और PCl3। यहाँ पे भी हमें सेम रिएजेंट दिया है, बस PbR3 दिया है। तो उस टाइम पे क्या हो गया था कन्वर्जन, अल्कोहल का कन्वर्जन अल्किल हैलाइड में हो गया था। अगर अल्कोहल का कन्वर्जन अल्किल हैलाइड में हो रहा था तो यहाँ पे भी अल्कोहल का कन्वर्जन अल्किल हैलाइड में हो जाएगा। तो ए क्या आ जाएगा हमारा, OH की जगह मेरा आ जाएगा Br, क्योंकि PbR3 यूज़ किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा Br और ये हो जाएगा CH3। सो हम ऑप्शन कट कर देते हैं, बाकी ये और ये कट हो गए, रह गया ऑप्शन ए एंड 1 and 2। तो 1 and 2 में हमें पता है अल्कोहलिक KOH, अगर इसकी रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH के साथ कर दूंगा हीट के साथ तो ये देगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। और एलिमिनेशन के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है, सेट-जेप रूल। सेट-जेप रूल में क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ये तो पॉसिबल नहीं है बनना, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं हो रहा। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा करेक्ट, फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप दिया है 25.73। द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन। तो हमें पूछा है कि टेम्परेचर, तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। अगर मैं इसको y इज इक्वल टू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया है, इसके हिसाब से लिख लूँ YMX प्लस C, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, m इज इक्वल टू आ जाता है RT। हमें पता है m की वैल्यू दिए है, गिवन कितनी दी है 25.73, स्लोप दिया है, r हमें दिया है, क्या दिया है, कितना है 0.083। निकालना बस टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर निकलेगा वो किस में निकलेगा हमारा, टेम्परेचर यहाँ पे निकलेगा हमारा केल्विन में। तो इसको हमें कन्वर्ट करने पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में। अगर ये आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा केल्विन, उसको हमें बस माइनस करना है कितना 273। जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन ईजी आप कर सकते हो, करके देख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर। तो 95 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पूछा है हमें, तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं 95 क्वेश्चन नंबर। सो यहाँ पे दिया है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। किसके लिए, ओजोन के लिए कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें बताया है 3। तो देखते हैं हम 3 में सच में 3 हो जाते हैं क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओजोन के लिए। सो O3 मॉलिक्यूल हमें पता है, O डबल बॉन्ड O माइनस। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो बस हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाते हैं। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया फॉल्स। सेकंड, BF3 हैज़ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। तो BF3 का स्ट्रक्चर हमें पता है क्या होता है, BF ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और इसकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की इस साइड से होती है। तो ये हो जाएगा, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में दे रहा है, तो डायपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो हमें दिया है नॉन जीरो, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन ऑफ दैट ऑफ NH3। तो ये भी सेम है, NF3 दिया है, बस इसका भी, इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा हमारा, NF3 का स्ट्रक्चर इस हिसाब से कुछ आ जाएगा बराबर। यहाँ पे हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम साइड में है बराबर। NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, सेम साइड में। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो गया NH3 का स्ट्रक्चर, सॉरी NH3 का हमारा आ जाता है स्क्वायर पिरामिडल, जो कि हमने पहले सॉल्व किया है। सॉरी स्क्वायर पिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल आता है। तो
तो ये N H H और H बराबर। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है और इस केस में NF3 के केस में ये क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो हमारा डायपोल मोमेंट NF3 क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा। तो वो ग्रेटर देन आ सकता है क्या, नहीं। यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से NH3 का डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये ऑप्शन थर्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बचा है वो बस फोर्थ हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखते हैं। कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर हाउ मेनी, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2-। सो हम CO3 2- का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। CO3 2-, इट इज C डबल बॉन्ड O O-, कैनोनिकल फॉर्म मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो भी सेम ही है। तो ये क्या हो जाएगा, CO- डबल बॉन्ड O-, तो ये एक हो गया स्ट्रक्चर। और एक क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ पे, तो इसका एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा CO- डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा O-। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3। सो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। बाकी 3 ऑप्शन क्या है हमारे इनकरेक्ट, जो कि हमने सॉल्व किया है। समझ में आ रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर कार्बोनेट आयन CO3 2- कितने हैं, टोटल 3 है। सो नेक्स्ट 96 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो रिएक्शन सीक्वेंस दिया है, तो उसमें हमें डिटरमाइन करना है कि जो लास्ट वाला मेरा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। सो फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, NaCN के साथ अगर अल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है तो हमें पता है CH3 CH2 ये क्या हो जाएगा मेरा CN, ऐसा कुछ तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। देन नेक्स्ट उसकी रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोला है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पता है हमें, अगर मैंने साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया तो वो क्या बन जाता है, अमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, अमाइड। तो अमाइड का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये आ जाएगा मेरा अमाइड। अगर मैं इस अमाइड को NaOH-Br2 के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। चलो बताओ जल्दी, कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, करेक्ट, होफमैन ब्रोमाइड। अगर होफमैन ब्रोमाइड करता हूं मैं तो क्या हो जाता है मेरा, ये CO2 निकल जाता है और ये NH2 यहाँ पे आ जाता है। सो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे एक कार्बन लेस, जो भी अमाइन बनता है उसमें कार्बन क्या होता है, एक लेस हो जाता है। तो वे कौन सा अमाइन है, 1 2 3 प्रोपिल अमाइन। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट मेरा, फर्स्ट प्रोपिल अमाइन। सो ये था 2-3 रिएक्शन आपको सॉल्व करने थे, तभी इसका आंसर बन पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनऑर्गेनिक से है, हमारे पास दिया है क्वालिटेटिव एनालिसिस से। तो जिन्होंने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा होगा तो उनका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। मोस्टली क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन रहता है, जेई हो गया फिर नीट में हो गया, तो हमें बस उसका निकालना है ग्रुप। तो हमें पता है एल्यूमिनियम का ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप 2 हो जाता है। देन उसके बाद ग्रुप 2 किसका हो जाता है, एल्यूमिनियम का होता है ग्रुप 3 हो जाता है, कॉपर का होता है ग्रुप 2, एल्यूमिनियम का हो जाता है, ये हो जाता है 3rd, जिसको रोमन नंबर में लिख लेते हैं हम। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है हमारा, कोबाल्ट का आ जाता है ग्रुप 4th। देन उसके बाद क्या आता है, बेरियम आ जाता है, उसका क्या आ जाता है ग्रुप 5th। देन Mj आ जाता है, Mj का क्या होता है हमारा ग्रुप 6th। उसको डिफाइन नहीं है तो उसको हम ग्रुप 6 में डाल देते हैं। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा आ जाएगा हमारा, फर्स्ट BADCE। तो ये अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस का आपने चार्ट देखा होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये इनके ग्रुप्स है इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के। देन नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है, द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया है, वर्क डन हमें निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस, वो भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, हमें पता है उसका फॉर्मूला, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ क्या होता है हमारा P1/P2। अगर इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे वैल्यूज क्या आ जाएगी,
W इज इक्वल टू -2.303, देन N की वैल्यू क्या है 1 मोल दिया है ऑफ हाइड्रोजन गैस, R की वैल्यू गिवन दी है कितना है 2.0 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, देन टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे 298 और देन क्या होगा हमारा, मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा साइड में खिसका के, यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ P1/P2, सो log क्या आ जाएगा मेरा, log आ जाएगा 20/10 बराबर। तो log 2 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है 0.3010, तो उससे आप ये इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो ट्राई करो, आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। समझ में आ रही है बात, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 में क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कॉन्सेंट्रेशन। तो एक रिएक्शन दी है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है किसका, N2 का दिया है, O2 का दिया है एंड देन NO का दिया है बराबर, उसके नीचे रिएक्शन लिखी हुई है। देन इफ 0.1 मोल ऑफ NO इज टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, तो NO को कितना लिया है 0.1 मोल लिया है, व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत लगेगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी नहीं था, उसको हमें सॉल्व करना था। तो कैसे सॉल्व करना था, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट रिएक्शन हमें दिया है 2NO N2 प्लस O2। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना था, इसका Kc निकालना था बराबर। Kc का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Kc इज इक्वल टू N2 O2 अपॉन क्या आ जाता है NO का स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेशन सभी के दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में पुट कर दूंगा, तो ये इक्वेशन किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं हम। मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि दिखने में आसानी हो जाएगी आपको। सो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके इधर लेता हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ फिर से। सो Kc का सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा, N2 और O2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, क्या है 3.0 इंटू 10⁻³ देन O2 का क्या है 4.2 इंटू 10⁻³ अपॉन ये क्या आ जाएगा मेरा 2.8 इंटू 10⁻³ अगर इसका सॉल्यूशन आप निकालोगे तो मुझे आ जाएगा Kc का वैल्यू। Kc का वैल्यू जो हमें आ रहा है, तो मैंने ये सॉल्यूशन निकाल लिया है, यहाँ पे आ रहा है 1.60 के अराउंड। तो अगर Kc का वैल्यू ये आ रहा है, तो हमें पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है, उसके लिए थोड़ा सा सेम रिएक्शन को हमें रीअरेंज करके लिखना पड़ता है। तो हमें कैसे लिखेंगे, मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्शन ट्वाइस NO, इसका कन्वर्जन हो रहा है N2 प्लस O2। तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं C, यहाँ पे अल्फा आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C। इनिशियली प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हमारे पास 0 होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। बट अगर आफ्टर सर्टेन टाइम T, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा, कहाँ से, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। डिसोसिएशन है हमारा अल्फा, तो C माइनस C अल्फा। यहाँ पे जो N2 का और O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वो कहाँ से होगा, C अल्फा बाई 2, और इसका भी आ जाएगा C अल्फा बाई 2। तो ये हो गया हमारा N2 का वैल्यू, ये हो गया O2 का, और ये हो गया NO का। अगर हम नीचे इसको सॉल्व कर दे इस मेथड से कि Kc के टर्म्स में हम लिख दे, तो हमें अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। चलो देखते हैं, तो Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा C अल्फा बाई 2 इंटू C अल्फा बाई 2 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा C माइनस C अल्फा। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो, C को कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो 1 माइनस अल्फा। तो मैंने ये वैल्यू निकाल दी है। तो यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन हमारा बनेगा, वो फाइनल इक्वेशन मैं सीधा डायरेक्टली लिख देता हूँ। Kc का क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 4। तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दोगे, इसमें Kc की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपको अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आएगी अल्फा की वैल्यू, वो आ रही है हमारी अराउंड 0.717। तो ये आ रही है हमारी वैल्यू। तो
एक पूरा एक कैलकुलेशन आप डिटेल में देख लो एक बार। फर्स्ट हमने क्या किया, NO को सॉल्व किया, Kc की वैल्यू निकाली, Kc वैल्यू आ गई हमारी 1.60। इसके बाद हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था फॉर पॉइंट 1, तो उसको निकालने के लिए हमने इसको इस टर्म में लिख लिया अल्फा के फॉर्म में, तो इस हिसाब से हमने सॉल्व किया। तो नीचे अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 0.717। तो चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बचा है बस हमारा लास्ट क्वेश्चन 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 हम सॉल्व करते हैं। वो भी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें क्या निकालना है देख लेते हैं, चलो। सो अ कंपाउंड कंटेन्स 32% ऑफ A, देन B एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ C। तो हमें पहले क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। ABC का परसेंटेज दिया है, तो ABC के परसेंटेज से हम कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, तो इसका सिंपल एक टेबल हम निकाल देते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, कितना है, कौन से एलिमेंट है, एक दिया है A, दूसरा दिया है B, तीसरा दिया है C। इसके बाद इनका परसेंटेज लिख देते हैं। परसेंटेज कितना है, 32%, 20%, और जो C का रिमेनिंग है वो बच जाएगा। तो 32 + 20 कितना आ जाएगा हमारा, 32 + 20 बताओ, 32 + 20 आ जाएगा 52%। जो रिमेनिंग C होगा वो कितना होगा, 48%। देन अगेन उसके बाद टेबल हम कंप्लीट कर देते हैं। क्या दिया है हमें, एटॉमिक मास दिया है, तो एटॉमिक मास लिख लेते हैं तीनों का। A का कितना दिया है, 64 दिया है, B का कितना दिया है, 40 दिया है, और C का दिया है हमारे पास 32। अगर इसके बाद हमें क्या करना है, इनका रिलेटिव रेशियो लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो लेने के लिए क्या करते हैं, हम परसेंटेज को डिवाइड करते हैं उसके एटॉमिक मास से। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32/64, यहाँ पे आ जाएगा 20/40, यहाँ पे आ जाएगा 48/32। अगर ये आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे आपके आंसर्स क्या आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स लिख देता हूँ, एक मिनट। हाँ, 32/64 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, ये भी आ जाएगा मेरा 0.5, और ये आ जाएगा मेरा 1.5। आप सॉल्व करके देख लो, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा रिलेटिव रेशियो। इसको मुझे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कैसे होगा, 0.5/0.5, यहाँ पे 0.5/0.5, और यहाँ पे आ जाएगा 1.5/0.5। तो इसके आंसर्स क्या क्या आ जाएगा मेरे पास। सो फर्स्ट कार्बन के लिए आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे बताओ, 0.5/0.5 कितना होगा, 1। इसके लिए कितना होगा, अगेन 1, एंड इसके लिए क्या आ जाएगा, ये 3। सो कार्बन मेरा हो गया 1, सॉरी कार्बन नहीं, यहाँ पे क्या दिया है, ABC। सो A क्या हो गया मेरा 1, B क्या हो गया मेरा 1, C क्या हो गया मेरा 3। तो यहाँ पे देखना है हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला कोई दिया है क्या, ABC3। सो दिया है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो ये तो हो गया हमारा नीट का 2024 का डिटेल सॉल्यूशन। अगर पढ़ाई की होती तो अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाते, क्योंकि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इजी था, इजी टू मीडियम था, तो उस वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान देना था रिवीजन के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।